रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोताओं को संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आप सबके लिए हाजिर हूं प्रोग्राम मन की आंखों से लेकर के। आप सब जानते हैं श्रोताओं कि इन दिनों हम इस कार्यक्रम में ऐसे साथियों से बात कर रहे हैं जो दृष्टिवान हैं, जिन्हें किसी भी तरह की शारीरिक समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी वे दिव्यांग समाज के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। श्रोताओं, आप ये भी जानते हैं कि पिछले कार्यक्रम में हमने 4 होनहार युवाओं से बात की थी, विद्यार्थियों से बात की थी। तो आज संख्या और ज्यादा है। आज मेरे साथ 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे 5 मेहमान जुड़े हुए हैं और हमारे जो दिव्यांग साथी हैं वो कहीं ना कहीं इन सभी हमारे आज के मेहमानों से परिचित हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है इन सब के मन में भी कुछ बातें हों, कुछ विचार हों, कुछ कहने के लिए हो जो शायद अब तक वो नहीं कह पाए हों। तो सोचा कि आज हमारे इस कार्यक्रम को जरिया बनाया जाए। दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जो हर दृष्टिकोण से सक्षम होते हैं और वो हमेशा ये सोचते हैं कि समाज को कुछ देना है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर दृष्टिकोण से सक्षम नहीं होते हैं। अगर वे वेतन लेकर के भी कोई कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी वो उतना ज्यादा काम करते हैं कि जो शायद हर किसी के बस का नहीं होता है। तो आज मेरे साथ दोनों ही तरह के लोग हैं, जो स्व इच्छा से दिव्यांग साथियों के लिए काम कर रहे हैं वो भी, और जो कहीं ना कहीं जिन्हें आप एम्प्लॉई कह सकते हैं, जिन्हें आप वर्कर कह सकते हैं, जिन्हें आप वेतन लेकर के कार्य करने के लिए जो कहीं ना कहीं तैयार हैं, ऐसे लोग भी कह सकते हैं। तो इन दोनों की ही जो विशेषताएं हैं, जो बातें हैं, उनको आज जानने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों, बहुत लंबी भूमिका हो गई, मैं आपको मिलवाता हूं एक एक करके। मेरे साथ हैं रीडर लता गागनानी मैम, रीडर जयवंती आसवानी मैम, रीडर प्रिया भटनागर जी, रीडर हिमांशी जी और रीडर दीपक। अब इनमें से मैंने जैसा कि पहले कहा, आप सबसे ही परिचित हैं, तो सबसे पहले हम लता मैम से जानते हैं। मैम, अपने बारे में जरा हमारे सुनने वालों को बताइए। हाँ, मैं लता गागनानी, मैं MA BH कर चुकी हूँ और संगठन के रूप में इसमें कार्य कर रही हूँ, रिकॉर्डिंग का, और एक ग्रस्त जीवन अपनाया हुआ है। 2 साल हो गए हैं मुझे इस संगठन के रूप में कार्य करने का। लता मैम, तो मतलब कभी दिल नहीं करता कि बस बहुत हो गया, काफी काम कर लिया? नहीं सर, ऐसा तो कभी नहीं लगता तो ये सागर है, जितना गहरा हो उतना अच्छा, क्योंकि सागर से हमें हमेशा मोती मिलते हैं, निश्चित रूप से मिलते हैं जी, और जिससे हम ही अमीर बनते हैं, जिससे बिल्कुल ऐसा मैं मानती हूँ। श्रोताओं, लता मैम स्व इच्छा से दृष्टिबाधित साथियों के लिए रिकॉर्डिंग का कार्य करते हैं। तो लता मैम, फैमिली नहीं कहती कि भाई बहुत हो गया, अब मतलब ये काम तो तुम्हारे लिए नहीं है, फैमिली पे ध्यान दो, ऐसा नहीं होता कभी? नहीं, ऐसा नहीं। मेरी फैमिली बहुत ही सपोर्टिव है, बहुत ही सपोर्टिव। यानी कि मैं तो टाइम मेरे को जो मिलता है, मैं इसमें ये मुझे कार्य बहुत अच्छा लगता है जी मैम। समय का सदुपयोग जी करने का ये मार्ग मुझे बहुत अच्छा लगता है, और फैमिली बहुत ही सपोर्टिव है, कभी कुछ नहीं बोलती, क्योंकि मैं अपने दैनिक कार्य जो घर के मेरी जिम्मेदारियां हैं जी, कर्तव्य हैं जो मैं पूर्ण करके फिर ये अपना जो मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं ना जी, कि प्रॉपर्टी तो बहुत बनाई, जैसे किसी ने धन की, करोड़ इकट्ठे किए, लेकिन मुझे लगता है नहीं, ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है जिससे मुझे आनंद मिले। बिल्कुल। और मुझे आनंद मिलेगा तो नेचुरल है, मैं आनंदित तो मेरी फैमिली आनंदित ही होगी। बिल्कुल मैम। तो इससे कोई उनको प्रॉब्लम नहीं होती है, बल्कि अच्छा ही लगता है। आपकी बातों से लग रहा है मैम कि कभी कभी आपको लगता होगा कि मैं इतना देर से क्यों जुड़ी। हाँ, बिल्कुल सही सर, पहले क्यों नहीं, क्योंकि मैंने बहुत मतलब जैसे कहती रहती थी सबको, ये प्लेटफॉर्म मुझे सुमन बिम्बानी जी जो हमारी दीदी हैं उन्होंने ही दिया। मैं उनका भी तहे दिल से हर बार धन्यवाद करूंगी, दिल से जी, कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। और जो मेरी पसंद का काम मुझे लगता था मैं ऐसा कुछ करूं जी,
जो सिर्फ मेरा हो, मेरी प्रॉपर्टी हो, बस जिसपे किसी का मुझे हिस्सा नहीं देना पड़े इस प्रॉपर्टी में से। तो बस मुझे लगता है ये मेरी प्रॉपर्टी है जिससे मैंने सेल्फ पाया है, जिससे मुझे खुद को आनंद मिलता है। कभी ऐसा लगा मैम कि बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, मैं कैसे ये सब सही उच्चारण और ये सब फ्लो में रीडिंग ये मैं कैसे कर पाऊँ? कभी लगता है? सर बिल्कुल लगा जी। पहले तो जैसे एक होता है ना, फर्स्ट टाइम आप किसी भी फील्ड में जाते हो तो आपका दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं जी। ये सर आपसे ही जब मेरा पहली बार मुलाकात की मैंने आपसे, तभी मेरे दिल में ऐसे दग दग ऐसे हो रहा था कि पता नहीं क्या सर सेलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे जी। क्योंकि हिंदी में मैं इतना ज्यादा नहीं थी, प्रोनाउंसिएशन मेरा इतना अच्छा नहीं था जी। मैं अपनी एक छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहूंगी कि जब हम स्कूल लाइफ में मैं पढ़ती थी जी, तब एक एकांकी नाटक हुआ करते थे जिसमें मैडम हमको पात्र बना के खड़ा करती थी जी। और कहती थी कि आप पढ़ो जी। और उन्हीं को खड़ा करती थी जो अच्छा पढ़ते थे जी। लेकिन सर मुझे मेरा पता था, पर फिर भी मुझे क्योंकि पढ़ने का बड़ा शौक था कि क्लास में ऐसे पात्र बन के मैं पढ़ूं जी। पर मैडम ने, एक मेरी फ्रेंड ने कहा मैडम आप लता से पढ़वाओ, तो उन्होंने मना कर दिया जी कि नहीं इसकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, ये नहीं पढ़ पाएगी। पर फिर भी उन्होंने उसके कहने पे मुझे कहा चलो ठीक है एक मौका देते हैं, तुम पढ़ो, क्योंकि उसमें प्रोनाउंसिएशन अच्छा चाहिए, पढ़ने का अंदाज एक ऐसा होना चाहिए कि मजा आ जाए एकांकी पढ़ने में जी। तो उन्होंने मुझे खड़ा किया, पर उस दिन मुझे बहुत ही मैं निराश हुई क्योंकि वास्तव में मैं सही नहीं पढ़ पा रही थी। मतलब एक लाइन ही पढ़ी, उन्होंने कहा सिट डाउन। अच्छा बस उस दिन से मुझे लगा यार क्या है ये, मैं नहीं पढ़ पाऊँ। मुझे शौक भी अंदर से बहुत था जी। बट आज मैं इस क्लब की आभारी हूँ बड़ी जी 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 कि उन्होंने मुझे मौका दिया जी। और अभी एकांकी तो क्या कुछ भी जैसे ये तो मैम आपकी जो सकारात्मक सोच और सेवा भावना सबसे बड़ी बात जो आपके दिल में है कि आप किसी के काम आए, आपकी आवाज, आपके शब्द, मैं तो कहता हूँ कि एक तरह से आप आंखों का काम कर रहे हैं किसी के लिए जी जी। ये ईश्वर ने अभी दिया मेरे को, भाई मैं अच्छा कर पा रही हूँ अगर जी, तो मैं तहे दिल से इसकी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करूंगी कि मुझे प्लेटफॉर्म दिया और मुझे वही काम मिला जो मैं अंदर से चाहती थी कि हाँ जिससे कुछ अच्छा मेरे को ही सुकून मिले, बस यही। हमारे लता मैम जो दिव्यांग साथी आज आपको सुन रहे हैं, उनको आप कोई अपने मन की बात कहना चाहें तो कहिए, कुछ भी। बस मैं यही कहूंगी, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ जी, कि वो हमारी आवाज से पढ़ के अगर भविष्य में कुछ कर पाते हैं जी, उनको मैं शुभकामनाएं दूंगी बहुत बहुत जी। उनका उज्जवल भविष्य हो जी, और उनके लिए हम सेवा के लिए हमेशा तैयार हैं एनी टाइम जी। बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। तो श्रोताओं, अभी आपने लता मैम को सुना, जो कि मैं ये कह सकता हूँ कि काफी अच्छे से, काफी लगन से हमेशा, मतलब जब भी उनको मौका मिलता है वे तैयार रहती हैं कि रिकॉर्डिंग का कार्य निरंतर वे करती रहें। अब जिनको मैं सबसे ज्यादा समय से जानता हूँ और जितने रीडर्स को मैं जानता हूँ उनमें सबसे लंबे समय से जो रिकॉर्डिंग का कार्य कर रही हैं, आज समय है आप सबको उनसे भी रूबरू करवाया जाए। वैसे आप लोग होते रहते हैं, सब कुछ परिचित हैं, लेकिन फिर भी जयवंती आसवानी मैम। रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी साथियों को जयवंती आसवानी का नमस्कार। मैं जयवंती आसवानी, सभी साथियों के लिए मैं रिकॉर्डिंग का जो कार्य कर रही हूँ वो काफी लंबे समय से कर रही हूँ और मुझे संगठन में सुना भी जाता है। मैं जानती हूँ कि समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ, क्योंकि जब भी ऐसा इंटरव्यू होता है मैं बहुत नर्वस हो जाती हूँ, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस कार्य से पिछले 20 वर्षों से जुड़ी हुई हूँ और लगातार इस कार्य को कर रही हूँ। कुछ कमियों के होने के बाद भी उसमें सुधार करके और हम आगे बढ़ रहे हैं और ये कार्य करके बहुत अच्छा लगता है, अंदर एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है। भले ही एम्प्लॉय ही सही, एक हम एम्प्लॉय के तौर पे कार्य कर रहे हैं, क्योंकि अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तो जरूरत होती है जी। कहिए अपनी बात। तो जयवंती मैम, आप लगभग 15 वर्ष से रिकॉर्डिंग का कार्य कर रही हैं, लेकिन एक समय तो आएगा ना कि जहां आवाज साथ नहीं देगी, आंखें भी कमजोर होंगी, तो क्या लगता है कब तक कर पाएंगी आप रिकॉर्डिंग का कार्य? सर ये तो मैं नहीं कह सकती कि मैं कब तक कर पाऊंगी,
क्योंकि शायद कोई भी नहीं बता सकता। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आज एक व्यक्ति स्वस्थ है, नहीं ऐसा नहीं मतलब लगता कि अब बस छोड़ दें, बहुत हो गया, अब इतना कर लिया, वो तो नहीं है, लेकिन ये भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति अगर स्वस्थ भी है और मानिए कुछ भी ऐसा हो जाता है, एक्सीडेंट ही हो गया या गिर गया, तो भी वो छोड़ सकता है। और रही आंखें कमजोर हो जाएंगी, शरीर एक दिन साथ नहीं देगा, लेकिन इतना अपने आप में मैं कह सकती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि इस काबिल भी बना रखे कि जब तक मैं कर सकती हूँ मैं पूरे दिल से करूँगी। और ये मैं कब तक कर पाऊंगी ये तो सर मैं भी नहीं बता सकती कि मैं कब तक कर पाऊंगी, लेकिन जब तक मेरे हाथ पांव काम कर रहे, मैं स्वस्थ हूँ पूरी तरह से, तब तक मैं सही काम नहीं छोड़ूंगी। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है और आपसे बातें करेंगे। अब परिचय करवाते हैं जो हमारी किसी जमाने में क्लास साथी रही हैं, लेकिन आज वे अपने समय का बहुत अच्छा उपयोग कर रही हैं और वे भी दृष्टिबाधित साथियों के लिए रिकॉर्डिंग का कार्य कर रही हैं। पिछले लगभग 9-10 सालों से इनको मैं देख रहा हूं जी। तो स्वागत करते हैं प्रिया भटनागर जी का। प्रिया जी, अपने बारे में जरा बताएं हमारे सुनने वालों को। जी, सुनने वाले सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रिया है और जहाँ तक मुझे याद है मैं सर के साथ 2010 से जुड़ी हुई हूँ। हाँ, वो अलग बात है कि बीच बीच में कुछ ना कुछ परिस्थिति की वजह से मुझे छोड़ना भी पड़ा, पर मैं 2010 से जैसे जैसे टाइम मिलता है मैं वैसे वैसे यहाँ पे अपनी सेवाएं देती हूँ। और दिव्यांग जनों के लिए यही है कि ठीक है, हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उसका आप लाभ उठाइए, काम करिए और आगे कुछ भविष्य में बनिए। तो प्रिया जी, आपने और जगह भी जॉब किया होगा जी, यहाँ भी जॉब कर रही हैं, तो क्या लगता है आपको, मतलब सेटिस्फेक्शन है या नहीं? सर, सेटिस्फेक्शन नहीं होता तो मैंने शायद कब का छोड़ दिया होता। जी। ये सेटिस्फेक्शन ही है, मेरी अंदर की इच्छा है कि ठीक है, आज आप लोगों को, सबको जो मुझे सुन चुके हैं उनको ऐसा लगता है कि मेरी आवाज अच्छी है और इसी आवाज से अगर किसी का भला होता है तो इसमें बुराई क्या है। बिल्कुल सही है। तो लेकिन बस कभी ऐसा तो लगता होगा ना कि यार काश की थोड़ा सा मतलब आर्थिक रूप से हम और सशक्त हो जाएं इस कार्य को करते करते, तो और मजा आ जाए, ऐसा कुछ लगता है कभी? लगता है, पर ऐसा भी तो है कि पैसे तो कमाने के 10 तरीके होते हैं, पर दुआएं बहुत कम चीजों से मिलती है। आपको लग रहा है कि इस बहाने जो है आप बहुत अच्छा काम कर रही है। जी बिल्कुल, यहाँ से शायद मैं दुआएं ही ले रही हूँ जो वो कहीं ना कहीं आड़े आएगी। पैसे तो मैं कैसे भी कमा ही सकती हूँ। कल को प्रिया आपकी जॉब लग जाती है जी, तो क्या उसके बाद भी आप ब्लाइंड बच्चों के लिए काम करना जारी रखेंगी? बिल्कुल सर। अच्छा, चलिए, हम समय होगा, परिस्थितियां अनुकूल होगी, जैसे कि मैं हमेशा से इच्छा है कि मुझे करना है, इसलिए ही मैं कर रही हूँ, तो मैं भविष्य में भी करना ही चाहूंगी। कभी इस तरह का कोई इंटरव्यू वगैरह दिया आपने किसी कार्यक्रम? सर, आप ही ले रहे हैं पहला। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो श्रोताओं, आपने सुना प्रिया जी को, जो कि काफी अच्छे से अपनी बात रख रही थी। कई बार जिन लोगों को हम जानते हैं ना, अब ये भी समझ में नहीं आता है कि क्या प्रश्न पूछें, लेकिन फिर भी कार्यक्रम की मर्यादाएं हैं, तो कोशिश यही करनी है कि आप तक अधिक से अधिक इन साथियों से हम परिचय करवा पाएं। तो अब मिलते हैं हिमांशी बागमार जी से। हिमांशी जी, आप कैसी हैं? सबसे पहले तो सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं इस कार्य से 31 जनवरी 2020 यानी इसी साल से जुड़ी हूँ। और पहले मैं ये कार्य घर पे करती थी जी। तो उस टाइम फैमिली अलाउ नहीं करती थी ऑफिस आना, और उसके बाद हाँ जी, कोरोना महामारी के कारण तो बिल्कुल ही बंद हो गया। और लॉकडाउन जब खत्म हुआ उसके बाद मैंने यहाँ आना शुरू किया और उसके बाद अब कंटिन्यू हूँ। तो अच्छा लगता है इस काम को करके। और अभी मैं बीएड कर रही हूँ, 2nd ईयर जी। तो अभी ऐसा है कि जैसे कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी चल रही है जी। तो अभी देखा जाए तो कोई भी काम ऐसा होता है, हम जाते हैं तो उसके बाद करने के बाद फिजिकल और मेंटली बिल्कुल थक जाते हैं जी। अपनी पढ़ाई करना तो बिल्कुल मुश्किल ही हो जाता है जी। तो उस समय में ऐसा काम मिलना जिससे थोड़ी बहुत मेरी अर्निंग भी हो रही है
और उसके बाद मैं मेरी पढ़ाई भी कर रही हूँ, तो मेरे लिए बहुत अच्छा है ये। हिमांशी, एक बात बताएं कि ये रिकॉर्डिंग का कार्य करने से पहले कभी भी जिंदगी में आपने सोचा था इस बारे में कि रिकॉर्डिंग का भी कोई कार्य होता है, या ब्लाइंड बच्चे कैसे पढ़ते होंगे, या बस वही सामान्य जानकारी थी, आपको बिल्कुल भी कुछ अंदाजा नहीं था इस सब का? जी नहीं सर, मुझे इन सब के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो कैसे पढ़ते हैं, क्या मैंने सोचा भी नहीं। कभी मन में ये प्रश्न भी नहीं आया कि ब्लाइंड व्यक्ति की जिंदगी कैसी होती है? कभी नहीं आया आपके मन में? नहीं, कभी भी नहीं आया। एक्चुअली 1-2 बार टकराए थे रास्ते में कहीं, तो सोचा था कुछ कि कैसे करते होंगे ये मैनेज। और मेरा छोटा भाई है, उसने 10th के एग्जाम दिए थे एक ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए, तो तब थोड़ा लगा था कि कैसे पढ़ते होंगे, कैसे करते होंगे। और मेरी इंटर्नशिप चल रही थी बीएड की, तब मैंने आप ही को देखा था, आप कुछ टाइप कर रहे थे किसी टाइपराइटर में, तो और मोबाइल से मैं देखती थी आप कुछ ना कुछ करते रहते थे, तो ये मैं देख के एकदम शॉक हो जाती थी ये कैसे हो रहा है। और कई बार देखती थी कि आप आते थे, कोई सामने खड़ा रहता था, आप उनसे डायरेक्ट हाथ मिला लेते थे, आपको पता था ये वहां खड़ा है, ऐसे खड़ा है, कहाँ घूमना है। तो ये सारी चीजें बहुत शॉकिंग हुई, तो मैं सोचती थी कि ये कैसे कर रहे हैं। तो तब मैंने जरूर सोचा था, उससे पहले मैंने कभी ये नहीं सोचा। तो आप मिले, आप ही ने बताया ऐसा काम होता है, इस तरह होता है, तो शुरू से मन में इच्छा भी थी कोई ऐसा अच्छा काम हो हम जो कर रहे हैं लाइफ में वो तो अच्छा है, लेकिन ऐसा कुछ काम भी होना चाहिए वो काम जो किसी के काम आए। तो उस टाइम ये काम मिलना बहुत अच्छा रहा मेरे लिए। हिमांशी, अक्सर क्या होता है कि लोग जब देखते हैं ना किसी दिव्यांग व्यक्ति को अच्छे से कार्य करते हुए, तो उसको देखते हैं, मन ही मन उसकी प्रशंसा भी कर लेते हैं, तारीफ भी करते हैं, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं उससे बात करने में या उसके साथ दोस्ती में या उसको समझने में कतराते हैं। हाँ, ये होता है, ये तो होता ही है। तो इसलिए ना मैं ये सोचती हूँ कि जो भी दिव्यांग साथी है हमारे, तो उनको ना आजकल का टाइम ऐसा हो गया है कि अगर हम अपने अंदर कोई एक स्पेशलिटी नहीं रखते हैं ना, तो दुनिया कुछ समझती नहीं है। इसलिए अपनी कमजोरी को ताकत बना के ना ये संदेश मैं देना चाहती हूँ कि जो भी अपनी कमजोरी है, चाहे जो भी, उसको अपनी स्ट्रेंथ बना के एक ऐसा प्लस पॉइंट हमेशा रखना चाहिए। क्योंकि अगर नहीं होगा ना, तो आजकल का टाइम ऐसा है कि कोई पूछेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं। तो अपना टैलेंट हमको हमेशा निखारने की कोशिश करती रहनी चाहिए। बहुत बढ़िया। चलिए श्रोताओं, हिमांशी जी से काफी बातें हो गई। अब मेरे एक विद्यार्थी हैं दीपक गुर्जर। दीपक, बताएं जरा हमारे सुनने वालों को अपने बारे में। गुड आफ्टरनून सर, और रिकॉर्डिंग क्लब के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं दीपक गुर्जर रिकॉर्डिंग क्लब में 25 अक्टूबर 2018 से जुड़ा हुआ हूँ, और मुझे भी रिकॉर्डिंग का बीच बीच में ही समय मिल पाता था, क्योंकि जो कॉलेज के एग्जामिनेशन होते हैं, कॉलेज की अटेंडेंस की वजह से भी मुझे कॉलेज जाना पड़ता था, इस वजह से बीच बीच में छोड़ना पड़ा। अभी जो जून से मैं रेगुलर आ रहा हूँ यहाँ, क्योंकि अभी छुट्टियां हैं इस वजह से, और मैं बीकॉम फाइनल ईयर कंप्लीट कर चुका हूँ, और अब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी और एमकॉम के लिए फॉर्म फिल करना है। रिकॉर्डिंग क्लब में जो सदस्य हैं उनको देख करके भी और उनके साथ जॉब करके अच्छा लगता है मुझे, और ये चीज भी लगता है कि रिकॉर्डिंग क्लब का जो है, जो काम करने का तरीका है और जिनके लिए वो काम कर रहे हैं, वो अच्छा ही काम है, समाज सेवा की तरह है एक तरह से वो। तो दीपक, आप अभी तक जब से जुड़े हुए हैं दिव्यांग साथियों के साथ में जी, तो आपको कहीं पर लगा कि कोई ऐसा मौका आया हो जहां आपने अपने आप को कमजोर महसूस किया हो? अभी तक तो सर ऐसा कोई मौका आया नहीं है, लेकिन वही दिक्कत है ना कि जहाँ जिस टाइम हमें होना चाहिए उस टाइम नहीं हो पाते। अभी बीच में कन्वेंशन भी हुए थे, उस टाइम एग्जामिनेशन की वजह से मैं कन्वेंशन में नहीं जा पाया, क्योंकि तब मैं अपने जो साथी है और जो रिकॉर्डिंग क्लब में जो सदस्य जुड़े हुए हैं उनसे नहीं मिल पाया मैं जी। कुछ साथियों से ही मिल चुका हूँ मैं, और जो ऑफिस के मेंबर्स है उनसे, बाकी वॉलंटियर से और जो रिकॉर्डिंग क्लब को और सपोर्ट देते हैं उनसे अभी तक मेरी मुलाकात नहीं हुई है। तो मैं यही आशा करता हूँ कि उनसे भी जल्द से जल्द मिलूं। तो दीपक, एक बात मुझे ये बताएं कि आप दिव्यांग साथियों के साथ जुड़े हुए हैं और आपको उसके लिए जाहिर सी बात है वेतन भी मिलता है, लेकिन आप अपने आप में संतुष्ट हैं कि आप वेतन लेकर के भी
उतना काम कर रहे हैं जितना आमतौर पर वेतन लेकर के काम करने वाले नहीं करते हैं। हाँ, संतुष्ट तो हूँ मैं, और कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा संतुष्ट हूँ, क्योंकि इसके साथ मैं दिन में जो है मेरी कॉलेज जाने का भी काम कर सकता हूँ और घर के जो छोटे मोटे काम होते हैं वो भी निपटा सकता हूँ, और मेरा टाइमिंग भी मतलब मेरा पूछने का था, आपको लगता है पूरा न्याय कर रहे हैं अपने काम के साथ? जी, क्योंकि अभी जो टाइमिंग है मेरा जी वो शाम का है, तो मैं समझता हूँ कि जो काम जो है मेरा उसके हिसाब से अभी तक ठीक मिल रहा है, और अगर मुझे लगेगा कि इसमें बढ़ोतरी की जानी चाहिए तो मैं जाहिर सी बात है टाइमिंग में भी बढ़ोतरी जरूर करूंगा, इस तरह की अगर सिचुएशन आई तो। और बाद में भी मैं चाहूंगा कि रिकॉर्डिंग क्लब से जुड़ा हुआ। दीपक, अक्सर होता है कि जो संस्थाएं होती है ना दिव्यांग साथियों के लिए काम करने वाली, या एनजीओ जो भी होते हैं, वहां पे ये दिक्कत आती है क्योंकि उन लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में जो है वो आर्थिक संसाधन नहीं होते हैं, वो उतना वेतन नहीं दे पाते हैं जितना कोई कंपनी दे दे या कोई फैक्ट्री दे दे या और जगह पे जो मिलता है। तो ऐसी स्थिति भी तो कभी आ सकती है, या कभी आपको भी लगता होगा अरे यार संतुष्टि नहीं है, छोड़ देना चाहिए, कहीं और अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छा वेतन मिल जाए, ऐसा लगता है कभी? अभी तक तो जब तक मेरी पढ़ाई चल रही है तब तक तो मैं दोनों चीजें कर रहा हूँ, लर्निंग और अर्निंग। अगर जब तक दोनों बराबर चलती रहेगी तब तक ठीक है, नहीं तो बाद में तो जब भी अगर सिचुएशन ऐसी आई कि लिमिटेड काम कर सकते अपन, तब अगर रहा रिकॉर्डिंग क्लब में मेरे लिए स्थान तो जरूर करूंगा मैं जी। और क्योंकि वो होता है ना, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है उसमें 10 घंटे तो कम से कम मानिए 10 घंटे काम करने के बाद अगर मुझे टाइम मिला तो रिकॉर्डिंग क्लब के लिए फ्री में कर सकता हूँ मैं। अच्छा। बाकी अगर नहीं मिल पाया, क्योंकि अपनी भी आवश्यकताएं रहती है जी, शरीर है शारीरिक, तो उसमें थकावट भी होती है 10 घंटे काम करने पर, बिल्कुल बिल्कुल, भले ही वहाँ पेमेंट ज्यादा मिले। बिल्कुल। और रिकॉर्डिंग क्लब में अगर कम भी मिला या ना भी मिला जी, अगर 10 घंटे बाद में मेरी अगर इच्छा हुई कि हाँ करना चाहिए तो जरूर करूंगा मैं। बहुत बढ़िया। तो श्रोताओं, काफी अपने विचार सुने हमारे रीडर्स के। जयवंती मैम, कुछ कहना चाहेंगे आप, ऐसी बात जो आज तक कभी किसी मंच पर आप नहीं कह पाए हों, और जो आपके दिल की कोई बात हो जो आप अपने दिव्यांग साथियों के साथ साझा करना चाहते हो? हाँ सर, मंच की अगर बात करो तो पहला मंच मेरी लाइफ का स्कूल रहा, और आगे मुझे ये मंच मिला। बहुत ही कम लोगों को मुझे लगता है कि ऐसे पल नसीब होते होंगे कि मतलब उनसे ना उनके मन की बात पूछी जाए, क्योंकि आजकल के टाइम में होता है कि कहते तो बहुत लोग हैं लेकिन सुनते बहुत कम लोग हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी साथियों से कि आप चाहे जो भी समझें, यहाँ जो भी कार्य कर रहे हैं वो आप ही के लिए कार्य कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत अगर वेतन लेकर वो कार्य करते हैं क्योंकि उनकी अपनी आवश्यकता है। कोई स्टूडेंट है, किसी को अपनी घर गृहस्थी संभालनी है, और सभी की अपनी अपनी आवश्यकताएं होती हैं, तो लेना ही पड़ता है। लेकिन आप कुछ ऐसे होते हैं साथी जो ये सोचते हैं कि नहीं, एम्प्लॉय हैं, कार्य कर रहे हैं तो क्या बात। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं दुनिया में जो कि पैसे लेने के बाद भी सही कार्य नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ जो कार्य साथी कर रहे हैं वो मन से कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं। चाहे वो सेवा अलग बात होती है, लेकिन वेतन लेकर जो कार्य किया जाता है, कभी अपनी टाइमिंग को नहीं देखते हैं। अगर ज्यादा टाइम भी हो गया तो नहीं कि हम नहीं रुकेंगे। आप भले आप गवर्नमेंट में चले जाइए ना, अगर एम्प्लॉय का टाइम हो गया तो वो उठ जाता है, उसका टाइम हो गया वो जाएगा। शायद अभी जैसे दीपक ने कहा कि कन्वेंशन वगैरह होते हैं, मैं उसमें नहीं मिल पाया। तो हमारे जो भी साथी हैं संस्था के कार्य करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि टाइमिंग को नहीं देखते हैं। फिर हमारा कन्वेंशन चाहे 2 दिन का हो या 3 दिन का हो, या भी संस्था में दृष्टिबाधित बच्चे भी आते हैं तो वो पूरा सपोर्ट करते हैं उनके लिए। तो मैं चाहूंगी कि जो भी साथी ये सुन रहे हैं, आप यदि इनकी बुक्स सुनते हैं या अभी जब मन की आंखें सुनेंगे तो जरूर इनके बारे में आपने तो सुन लिया, इनके विचार सर ने रिकॉर्ड किया, आप सबको पता चल गया कि हिमांशी क्या है, प्रिया क्या है, प्रिया या लता मैम से आपकी बात हो गई है मुझसे। लेकिन आप भी जरूर इनके लिए अपने विचार रखिए। इनकी जो बुक्स सुनते हैं या न्यूज़पेपर जो भी ये करते हैं उसके बारे में, और ये निवेदन करूंगी कि हम पर विश्वास रखिए, अपना प्यार हमेशा बनाए रखिए, साथ और सहयोग आपका हमें और अधिक
प्रोत्साहित करता है। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी। तो प्रिया जी, आप क्या कहना चाहेंगे अंत में हमारे सुनने वालों को? अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से हम आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, आपको बुक्स या जो भी आपको मैगजीन वगैरह प्रोवाइड कराई जाती है, आप उसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं और भविष्य में कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर ना समझे, बल्कि कुछ बन के अपने पैरों पे खड़े होके दिखाएं, खुद को भी और दुनिया को भी प्रूव करें कि हम किसी से कम नहीं हैं। मानसी जी, मेरा सभी साथियों से यही निवेदन है कि सबसे पहले तो मैं यही बात कहूंगी कि जो मैंने पहले कहा कि अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाइए और अपने टैलेंट को निखारिए। और दूसरी बात ये कि हमारे कार्य को इसी तरह सराहते रहिए और सहयोग करते रहिए ताकि हम अपना कार्य हमेशा ऐसे ही जारी रखें और अपनी जिंदगी के हर दिन को आखिरी दिन समझ के जिए, क्योंकि लाइफ का सच में कोई भरोसा नहीं है। बस यही। हिमांशी, आप अभी बिल्कुल युवा हैं, यंग हैं, कॉलेज गोइंग हैं, तो कॉलेज में आप बहुत सारी चीजें देखती है ना, जैसे गर्लफ्रेंड होते ही, बॉयफ्रेंड, है ना, मिलना जुलना, ये सब। आपने कभी ये नहीं सोचा, कभी लगता है दिमाग में, आप जब जुड़ी हैं तब आता है कभी कि एक जो ब्लाइंड व्यक्ति है वो कैसे अपनी अपेक्षाएं रखता है, या वो उसकी क्या फीलिंग्स हो सकती हैं, इस तरह की कभी बात आती है मन में आपके? हाँ सर, मेरे आती है जी, कि उनकी भी इच्छाएं होती होगी, उनका भी मन करता होगा। अब कैसे एंजॉयमेंट होता है ना कॉलेजेस में, आपने देखा है। हाँ, सब मनोरंजन करते हैं। बिल्कुल, जैसे कल्चरल एक्टिविटीज होती है तो डांस, सिंगिंग वगैरह। अब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैं बताऊं, मुझे डांस बहुत अच्छा लगता है करना, देखना। डांस के बगैर मैं मानती नहीं मेरी लाइफ है जी। तो मैं ये सोचती हूँ कि जैसे डांस होता होगा, उनका भी मन करता होगा कि क्या हो रहा है हम भी देखें। जैसे कहीं भी शादी में भी जाते हैं तो भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है डांस, कि डांस देखना है। स्कूल में भी कोई कुछ किसी की स्पीच सुने ना सुने, किसी का गाना सुने ना सुने, किसी की कविता सुने ना सुने, उनको डांस देखना है, चाहे कैसा भी हो। तो ये जरूर एक चीज होती है कि उनका भी तो मन करता होगा ना कि हम भी डांस देखें। तो बाकी सारी चीजें तो चलो देखी जा सकती है, सुनी जा सकती है। कुछ ऐसी चीजें होती है कि जैसे स्पोर्ट्स ही ले लिया, क्रिकेट ले लिया, लड़कों का फेवरेट गेम होता है क्रिकेट। तो ये जरूर सोचती हूँ कि उनकी भी इच्छाएं होती होगी, तो किस तरह उनको कैसा फील होता होगा। हम तो सब कुछ कर ही सकते हैं और हम सब कुछ होते हुए भी नहीं करते, देखा जाए तो आधा टाइम वेस्ट करते। तो ये सारी चीजें आती है बात मन में। फैमिली पूछती है कभी क्या कर रहे हो? फैमिली नाराज होती है, खुश होती है, जानने की कोशिश करती है कि तुम क्या काम कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, फैमिली का ये था, क्योंकि उनका ये है ना कि मैं अपना भी टाइम वेस्ट ना करूँ, क्योंकि मैंने अभी ये काम करने से पहले स्कूलों में पढ़ाया है 2 साल और पहले ट्यूशन लेती थी। तो उनका ये है कि उनका ये है कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं जल्द से जल्द। तो वो ये चाहते कि मैं कोई और काम ना करूं। तो पहले शुरुआत में उन्होंने बिल्कुल मना करा था मुझे कि तुम मत ज्वाइन करो, मत करो, अपनी स्टडी पे फोकस करो। लेकिन अभी जैसे जैसे वो देख रहे हैं ना कि मुझे कितना बेनिफिट हो रहा है पढ़ने में भी। हाल ही में मेरे सेकंड ईयर के एग्जाम थे। मैंने इतने सालों में इतनी पढ़ाई करी है और अभी मैं सच बताऊं तो हर एग्जाम में मैं सिर्फ 3 से 4 घंटे पढ़ी हूँ और वो मेरे लिए काफी होते थे। तो मैंने ये देखा रिकॉर्डिंग करके मेरी स्टडी पर इतना ज्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ा है। तो वो ये चीज देख रहे हैं। याद हो जाता है रिकॉर्डिंग करते करते? मुझे याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मैं मुझे ये हो गया ना रिकॉर्डिंग करते करते कि खुद को मैंने जब एग्जाम में ये चीज फील करी कि मैं पढ़ रही हूँ और मुझे चीजें इजीली समझ में आ रही है, तो मुझे कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। 3 से 4 घंटे मेरे को साल भर की पढ़ाई के 3 से 4 घंटे अभी बीएड सेकेंड ईयर में बहुत होते थे और मैंने सच में इतनी ही पढ़ाई करके एग्जाम देकर आई हूँ। तो अब वो देख रहे हैं ना कि इस चीज से कितना बेनिफिट भी हो रहा है। तो पहले जरूर कहते थे, हाँ अभी ये जरूर कहते हैं रोज की कितनी रिकॉर्डिंग हुई है, क्या हुई है। अब ये होता है ना कि उनको मैं कैसे बताऊं, बोला तुम 4 घंटे जाते हो, तुम्हारी 2 घंटे की कैसे होती है, 2.5 घंटे की कैसे होती है। तो ये समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बुक अभी तक पूरी नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो ये चीज बहुत समझाना मुझे मुश्किल हो जाता है। अच्छा जयवंती मैम, आपको इतने साल हो गए काम करते हुए ब्लाइंड बच्चों के साथ, 15 साल करीब हो गए आपको। कभी आपको लगता है कि कोई ऐसा काम है जो अभी भी किया जाना बाकी है, या ऐसा कुछ सोचा ही नहीं कभी आपने? सर दृष्टिबाधित साथियों के लिए जी हाँ लगता है सर किया जाना चाहिए। उनको नॉर्मल लोगों से जोड़ना, क्योंकि है ना बहुत सारे लोग जैसे मैं देखती हूँ कि वो जानते ही नहीं है इस फील्ड को जी, बहुत दूर हैं।
और अपने जो दृष्टिबाधित साथी हैं उनकी एक अपनी दुनिया है। तो ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे कि जो नॉर्मल साथी हैं वो दृष्टिबाधितों से मतलब एक होता ना एक समानता हो सके, वो ये ना समझे कि हमें दिख रहा है उन्हें नहीं दिख रहा है। तो एक फासला होता है, जैसे हिमांशी ने भी कहा कल्चरल इवनिंग में या कॉलेज में लेकर, और वो चीज दूर होनी चाहिए। और उसके लिए जो अपने दृष्टिबाधित साथी हैं उनको भी 2 कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे ताकि वो समझ सके उनको, क्योंकि अपनी खूबियां दिखानी पड़ती है दुनिया को। बहुत खूब। दीपक, चलते चलते आप कुछ कहना चाहेंगे अंत में सुनने वालों को? रिकॉर्डिंग क्लब के सभी साथियों को मैं यही कहना चाहूंगा सर कि जो रिकॉर्डिंग्स हमारे द्वारा की जाती है उनको ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ें, उनका लाभ उठाएं आप, और जो रिकॉर्डिंग क्लब को जो भी आपकी तरफ से सपोर्ट हो सके, क्योंकि वही होता ना कि अब ये भी फर्म बन चुकी है, एक तरह से संस्था है, तो इसको सपोर्ट किया जाना आवश्यक है आगे भविष्य के लिए। चलिए, तो श्रोताओं, आज बहुत जल्दी में ये कार्यक्रम तैयार किया गया है। पता नहीं आप सबको कैसा लगा होगा, लेकिन अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने सुझाव, अपनी शिकायतें सब सराखों पर डायल करें 94 14 15 14 15 या ईमेल कर सकते हैं info@radiomudhuban.in पर। आप एंड्रॉइड ऐप हमारा डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से, रेडियो मधुबन के नाम से। तो श्रोताओं, मिलते हैं अगले शनिवार ठीक रात 8 बजे आपके पसंदीदा प्रोग्राम में।